ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के ग्रेटर नोएडा से आई एक ऐसी खबर की जिसे देखकर आपको गम भी होगा और गुस्सा भी आएगा। अगर आप एक बेटी के पिता हैं तो यह खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में ससुराल वालों ने निक्की नाम की एक युवती को दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि आज भी लोग दहेज के लालच में बेटियों को जलाकर मार रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की इस वारदात ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने में। यकीन नहीं होता कि ऐसे कातिल, हत्यारे, शैतान, राक्षस, दैत्य, दानव, लालची और लोभी आज भी समाज में जिंदा हैं। कैसे कोई दहेज के चंद रुपयों के लिए किसी की बेटी, किसी की बहन को जिंदा जला सकता है। ये तस्वीर निक्की की है। तस्वीर में मुस्कुराती निक्की का हश्र आप सुनेंगे तो कांप उठेंगे। बार बार निक्की की तस्वीर को देखेंगे और सोचेंगे वो कौन होगा जो निक्की के साथ इतना जघन्य कृत्य करेगा। निक्की अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि निक्की को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार दिया। निक्की से मारपीट और जिंदा जलाने का वायरल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें निक्की आग की लपटों में घिरी हुई नजर आ रही है। मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने में। यूपी के ग्रेटर नोएडा में रहने वाली निक्की की खबर आज जैसे ही देश के सामने आई, हर कोई हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि 21वीं सदी में भी बेटियां दहेज के लिए जलाकर मारी जा रही हैं। आखिर वो कौन से दरिंदे हैं जो आज भी दुल्हन को दहेज नहीं बल्कि अपने पैसों का एटीएम समझते हैं। खुद मेहनत से पैसे कमाने की उनकी औकात नहीं और पत्नी के घर वालों से दहेज के नाम पर उगाही करते हैं, और दहेज नहीं मिलता तो उनकी बेटी को जान से मार देते हैं। जानकारी के मुताबिक निक्की की शादी दिसंबर 2016 को विपिन के साथ हुई थी। निक्की ग्रेटर नोएडा के कासना गांव में ससुराल वालों के साथ रहती थी। निक्की की बहन कंचन की शादी भी इसी परिवार में हुई है। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी समेत काफी सामान दिया गया था। बाद में एक और कार दी गई थी। इसके बावजूद ससुराल वाले 36 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा। उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। बताती थी सब समाज डांट देता, बेटिया होता है, गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी। आज हमने अपनी बिटिया खो दी। आज कहाँ गया प्रशासन? आज समाज के बड़े छोटे कह रहे भाई इतनी बड़ी उम्मीद तो नहीं जितना बड़ा उन्होंने काम करा। न्याय के बदले में न्याय चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता है ठीक है, ना करता तो फिर हम जनता सब तैयार है, हम सब एक साथ है। बीते 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन और उसके परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट करने के बाद निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। आग की लपटों में निक्की काफी जल गई। बाद में पड़ोसियों की मदद से उसे नजदीकी अस्पताल और उसके बाद दिल्ली के एक अस्पताल में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार की माने तो शादी के बाद से लगातार ससुराल वाले बेटी को परेशान कर रहे थे। कई बार पंचायत कर समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी को टीमें गठित हैं। एक दिन आरोपी अपने अंजाम तक यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या इससे निक्की को इंसाफ मिल सकेगा? कितने अरमानों के साथ निक्की के घर वालों ने बेटी को शादी के बाद विदा किया होगा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को यूं दुनिया से जाते हुए देखेंगे। हालांकि दहेज के लिए हत्या की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 से लेकर 2022 तक हर साल औसतन दहेज के कारण 7,000 मौत के मामले देश में दर्ज हुए। 2022 में दहेज के चलते हत्या के 6,450 मामले सामने आए। 2021 में यह आंकड़ा 6,753 रहा, जबकि साल 2020 में 6,966 बेटियों को दहेज के चलते जान गंवानी पड़ी। फिलहाल आज ग्रेटर नोएडा की इस घटना को देखने के बाद वो माता पिता दहशत में होंगे जिनकी बेटियां हैं। लेकिन सवाल ये है कि दहेज के लिए बेटियों को मारने वाले ऐसे दानवों का इलाज आखिर कैसे होगा? अब बात करते हैं एक राष्ट्रीय समस्या की। इस राष्ट्रीय समस्या के केंद्र में सड़कों पर बने जानलेवा गड्ढे हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में सड़क पर बने गड्ढे ने 58 साल के एक डॉक्टर की जान ले ली। गड्ढे की वजह से डॉक्टर मोहम्मद नसीम अंसारी का 2 व्हीलर फिसला और पीछे से आते कंटेनर ने उन्हें कुचल दिया। आपको बता दें कि सड़क पर गड्ढों से मौत के मामले में भिवंडी देश में कुख्यात हो चुका है, क्योंकि बीते 1 महीने में यहां गड्ढों की वजह से अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। तो आपके साथ भी इन दिनों अक्सर ऐसा होता होगा, आप 2 व्हीलर या कार से सड़क पर निकलते होंगे, अचानक सड़क पर सामने गड्ढा आता होगा, आपको तुरंत स्पीड घटानी पड़ती होगी। कई बार 2 व्हीलर गिरने से बचता भी होगा या कार में फौरन ब्रेक लगाने की वजह से पीछे से आ रहे वाहन से टक्कर का डर लगता होगा। इस बार बारिश ने सरकारी सिस्टम को जिस तरह से धोया है, देश के शहर शहर हालात ऐसे ही बने हुए हैं। बारिश को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन गड्ढों की मरम्मत जरूर की जा सकती है। लेकिन सरकारी सिस्टम जैसे बारिश के मौसम का मजा ले रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन गड्ढों से मासूम लोगों की वक्त से पहले जान जा रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल है। ये वीडियो मुंबई गोवा हाईवे का बताया जा रहा है। चिराग शैलेश मोरे नाम के व्यक्ति ने इसे इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस हाईवे की हालत देख रहे हैं आप। हाईवे पर इतने गड्ढे हैं कि आप एक बार में गिन भी नहीं पाएंगे। सोचिए, इस हाईवे पर चलने वाले लोगों का क्या हश्र होगा। ये हाईवे के गड्ढे कम, चांद की सतह पर बने गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि देश में गड्ढे एक राष्ट्रीय समस्या बन चुके हैं, जो शहर शहर लोगों की जान ले रहे हैं। 58 साल के डॉक्टर मोहम्मद नसीम अंसारी का क्या कसूर था? महाराष्ट्र के भिवंडी में आधी रात को वो 2 व्हीलर से घर के लिए निकले थे। मंजार पट्टी इलाके में अचानक सड़क पर गड्ढा आया। गड्ढे के पास ही एक पोल खड़ा था, यानी सड़क पर इंसान की मौत का पूरा सरकारी इंतजाम था। गड्ढे की वजह से मोहम्मद नसीम अंसारी ने ब्रेक लगाया, 2 व्हीलर का बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गए। आगे की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए साफ साफ नहीं दिखा रहे। नसीम अंसारी के स्कूटी से गिरते ही पीछे से आ रहे कंटेनर ने उन्हें कुचल दिया और उनकी मौत हो गई। कंटेनर चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भिवंडी इलाके में बारिश के कारण जगह जगह पर रास्ते पर गड्ढे पड़ गए हैं, जिसके वजह से अब लोगों को यहाँ पर दिक्कतें होनी तो शुरू हो चुकी हैं।
लेकिन अब मौत से भी जूझना पड़ रहा है। कल एक एक्सीडेंट हुआ जहां पर एक डॉक्टर ने अपनी जान गंवा दी। इसके पहले भी भिवंडीवाड़ा रोड पर अगर देखा जाए तो गड्ढों के कारण 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके वजह से अब तक भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाके में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें एक वैद्यकीय शिक्षण लेने वाला विद्यार्थी था, एक विद्यार्थी था और एक डॉक्टर ने अपनी इस गड्ढे के कारण जान गंवाई है। वैसे यहाँ गलती कंटेनर ड्राइवर की नहीं है, बल्कि गुनहगार महानगर पालिका और सरकारी सिस्टम में बैठे अफसर हैं, जिनकी कामचोरी के चलते सड़कों पर बने गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। यहाँ हादसे से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पब्लिक चलती है रोड पे से, बाइक सिले भी पब्लिक का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें बाइक का हो जाता है, तो गिरते हैं लोग। ये तो क्या है, महानगर पालिका से जो ये कमिश्नर साहब जो है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ये सब चीज़ पे ध्यान दे, जल्दी कच्चा काम ना करे तो पक्का करे, नहीं तो पूरा यहाँ से वहाँ चलने के लिए पब्लिक को सर्विस रोड देवे और रिक्शा बाइक वाले को सर्विस रोड देवे, बड़ा रोड करे। इसके अलावा आम इंसान और कर भी क्या सकता है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसे प्रशासन ने काम किया था, लेकिन उसके बाद फिर दूसरे आ जाते, सीसीटीवी वाले, फिर गड्ढा खोदने वाले, उसमें नागरिकों का भी बेहाल होता है। आज प्रशासन, आज इतनी मौतें हो रही, लोग चल नहीं पा रहे हैं और यहाँ प्रशासन जागने को चाहिए। पूरी की पूरी जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की, कॉरपोरेशन को इसमें तुरंत जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। आज इनका गया, कल हमारे घर का भी किसी की डेथ हो गई तो कौन उसका भुगतान करेगा। और ये निचले दर्जे का काम थोड़ा प्रशासन इस पे देखे कि कम से कम काम अच्छे तरीके से हो। गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र जैसे इस बारिश के मौसम में गड्ढों का गढ़ बन गया है। पालघर जिले में भी सड़क पर बने गड्ढे की वजह से एक युवक की बाइक फिसल गई। बाइक पर बेटे के साथ पीछे बैठी महिला घायल हो गई। इससे पहले 15 अगस्त को भिवंडी-बाड़ा हाईवे पर मेडिकल के एक छात्र की सड़क पर बने गड्ढे की वजह से मौत हो गई थी। युवक 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए कॉलेज जा रहा था। अचानक उसकी बाइक गड्ढे में फिसली और पीछे से आते कंटेनर ने उसे कुचल दिया। सड़क के गड्ढे महाराष्ट्र वासियों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। मुंबईकर भी सड़क के गड्ढों को लेकर काफी परेशान हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी को जल्द से जल्द गड्ढे भरने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि महाराष्ट्र के भिवंडी जैसे दूसरे शहरों की तरफ सरकार और प्रशासन का ध्यान आखिर कब जाएगा। हालात ऐसे हो गए हैं कि देश में सिस्टम की लापरवाही वाले गड्ढों के खिलाफ जागरूकता मिशन चलाने की जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि बीते 20 जुलाई को महाराष्ट्र के भिवंडी में ही 18 साल के यश मोरे की सड़क पर मरे गहरे गड्ढे में गिरने से जान चली गई थी। वो सुबह बाइक पर जिम के लिए निकले थे। भिवंडी-बाड़ा हाईवे पर बाइक गड्ढे में गिरी, गंभीर चोट लगी और अस्पताल में मौत हो गई। मतलब अब तो हद ही हो गई। आम आदमी सड़क पर चलने के लिए टैक्स भी भरता है और टैक्स भरने के बाद सड़क पर बने सिस्टम के गड्ढे में गिरकर बेमौत मरता है। क्या इस देश में इंसान की जान इतनी सस्ती है? क्यों सरकार या सिस्टम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता जो लोगों को गड्ढे में गिराकर मार रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि गड्ढे राष्ट्रीय समस्या बन चुके हैं। उत्तराखंड के पहाड़ इस बार पूरे देश को डरा रहे हैं। पहले उत्तरकाशी के धराली में तबाही आई, अब बीती रात चमोली के थराली में विनाश का बादल फटा। कितने घर तबाह हुए, कितनी गाड़ियां बह गईं, अभी इसका अनुमान ही लगाया जा रहा है। पहाड़ों पर इस बार ऐसी प्रलय आई है कि जो लोग सोशल मीडिया पर ये लिखकर पहाड़ों पर घूमने जाते थे कि माउंटेन कॉलिंग, वो लोग अब पहाड़ों से आ रहे बर्बादी के दृश्य देखकर दहशत में हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर मंडराने वाले बादल खतरनाक बम बन चुके हैं, जो रह रहकर आपदा की शक्ल में बरस रहे हैं। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये गर्जी चलेगी कब तक ये मनमर्जी? जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। अब महल चौबारे बह जाएंगे, पीने को पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब बोल व्यापारी, तब क्या होगा? दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी, तब क्या होगा?
बोल व्यापारी तब क्या होगा, दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा। आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। ये पंक्तियां उत्तराखंड के जनकवि रहे गिरीश चंद्र तिवारी किरदा की हैं, जिन्होंने कई साल पहले विकास के नाम पर पहाड़ों के साथ हो रहे खिलवाड़ के बारे में इंसान को चेताया था। ये है चिपलो बाजार का नजारा। विकास के नाम पर पहाड़ों को जिस तरह काटा जा रहा है, नदियों की धारा को जिस तरह मोड़ा जा रहा है, इसका अंजाम क्या होगा, ये कवि पहले ही कल्पना कर चुका था। कवि की कल्पना सही साबित हो रही है। पहले उत्तरकाशी के धराली में देश ने तबाही का भयावह दृश्य देखा। अब चमोली के धराली में विनाश का मंजर देख रहा है। इंसान इसे कुदरत का क्रोध समझता है, लेकिन ये कुदरत के क्रोध से ज्यादा कुदरत के साथ विकास के नाम पर हो रहे अंधाधुंध दोहन का परिणाम है। बादल फटना तो बस एक ट्रिगर बनता है। हकीकत ये है कि यहाँ पहाड़ों का कलेजा इतना कमजोर हो चुका है कि वो बारिश के साथ मलबे की शक्ल में बर्बादी बनकर घरों, मकानों और बाजारों पर टूट पड़ता है। ये एसडीएम आवास, ये फ्रंट गेट है, पूरा चैनल डूब गया है और सारी दीवारें, चारों से दीवारें टूट गई हैं। चमोली के थराली में शुक्रवार को आधी रात कुछ ऐसा ही हुआ। पूरा एसडीएम आवास है और एसडीएम आवास का पूरा चारों ओर से मलबा भर गया है। लगभग 12:40 के आसपास थराली के आसमान में बादल फटा। बादल फटने के बाद इतना मलबा नीचे आया कि थराली गांव मलबे के ढेर के नीचे दफन हो गया। ऊपर के मकानों पे भी काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखिए, घरों के भीतर कई फीट तक मलबा घुस गया। स्कूटी देखिए आप। जो वाहन घरों के बाहर सड़कों पर खड़े थे, वो जैसे मलबे में दफन हो गए। आप गिनते जाइए। ये देखिए गाड़ियों के क्या हाल हो गए दोस्तों, गाड़ियाँ देखिए आप कैसी पिचकी हुई है और ये मंजर देखिए आप यहाँ का। कोई एक दो नहीं, बल्कि कितनी बाइक और स्कूटी मलबे में दबकर तहस नहस हो गई। इसकी गिनती खुद एक स्थानीय महिला ने करने की कोशिश की। स्कूटियाँ, पता नहीं कितनी स्कूटियाँ हैं इसके अंदर दबी हुई। इस घर के अंदर भी मलबा घुसा है। ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 8 से 10 स्कूटी और बाइक्स ये दबे हैं, और कुछ में भी इधर भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं अभी। ये अच्छा हमारे लिए ये रहा कि हमारी स्वयं की गाड़ी और स्कूटी हमने यहाँ खड़ी नहीं की थी। कल 30 से 25 गाड़ियों का मुझे लगता है कि नुकसान हुआ है। इस सड़क पर जहां भी नजर जाएगी, बाइक और स्कूटी ही मलबे में दबी हुई नजर आएंगी, क्योंकि बादल फटने के बाद इतनी तेजी से मलबा नीचे आया कि किसी को वाहन हटाने या बचाने का मौका ही नहीं मिला। थराली के गांव, तहसील और बाजार, हर जगह मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जिस हिसाब से ये आया दोस्तों, ये एक रूह कपा देने वाला था। थराली के एसडीएम हाउस की हालत देखिए। एसडीएम हाउस के अंदर 3 से 4 फीट तक मलबा घुसा है। घर के दरवाजे मलबे में धंस चुके हैं। ये स्थिति है एसडीएम आवास की, और लगभग 2 फुट मलबे से चारों ओर से जो है पूरा आवास परिसर जो है वो एसडीएम का आवास मलबे से में दब गया है। 2 फुट और ना आगे तक जाने का है ना कहीं से कुछ जाने का है। और अगर आगे साइड देखें तो 3 से 4 फीट जो है मलबा घुस गया है पूरा। जिस वक्त थराली में बादल फटा, लोग घरों में सोए हुए थे। गनीमत ये रही कि इस हादसे में ज्यादा जनहानि नहीं हुई। बस अंधेरा और तेज बारिश होने की वजह से लोग अपने वाहनों को नहीं बचा सके। थराली गांव गाड़ियों और बाइकों का कब्रिस्तान बन गया। तबाही से पहले तक यहां थराली गांव का चेपलो बाजार हुआ करता था। लोग छोटे मोटे सामान की खरीदारी के लिए
चेपलो बाजार आते थे। अब चेपलो बाजार का अस्तित्व ही जैसे मिट चुका है। बाजार पानी और मलबे में समा गया है। ये है चेपलो बाजार का नज़ारा। कल रात 12:40 लगभग ऊपर कहीं बादल फटा, जिससे पूरा चेपलो बाजार खत्म। ये देखिए आप, यहाँ पे शॉप थी, गायब है। यहाँ पे 2-3 दुकानें थी, ये गायब हैं। बादल फटने के बाद कई जगहों पर रास्ते भी बह गए हैं। हाईवे को नुकसान पहुंचा है। लोग किसी तरह पहाड़ों और पत्थरों के बीच से आवाजाही कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत खतरनाक का नज़ारा हुआ है दोस्तों। बिल्कुल आप देख सकते हैं बादल किस हद तक फटा हुआ है। इस नुकसान के लिए आप देखिए, रात को अगर यहाँ पे अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम लोग क्या है, हम लोग आज सुरक्षित नहीं रह पाते। ये जो नज़ारा हुआ ये रात के 12:30 बजे 1 बजे के आसपास हुआ और बहुत भयानक हुआ, बहुत भयानक हुआ। रात को बादल फटने के तुरंत बाद के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें लोग घरों के बाहर मलबा देखकर दहशत में हैं। रात के अंधेरे में उन्हें बर्बादी का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन जब दिन निकला तो हर तरफ का मंजर काफी भयावह था। मकान मलबे में दबे थे, पेड़ जमीन पर गिरे थे, गाड़ियां मलबे में दफन थीं। बादल फटने के बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। घरों और दुकानों में आए मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें हमारी 2 टीम्स हैं जो मूवमेंट में हैं एंड संभवतः एक टीम वहाँ पर अभी घटनास्थल पर पहुँच भी गई है। पीछे से बैकअप टीमें भेजी जाती है। दरअसल क्लाउड बस्ट के सीन में मलबे में शवों को तत्काल बाहर निकालना एक चैलेंजिंग हो जाता है एक रेस्क्यू फोर्स के लिए भी। तो जो भी पायनियर इक्विपमेंट्स हैं और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध रहती है तो उसकी मदद से हम विक्टिम तक अप्रोच करते हैं। 10-12 मकानों में बहुत ज़्यादा मलबा आया है। 2 मकान ध्वस्त हो गए हैं और 10-12 मकानों के अलावा जो करीब 20-25 मकान है उसमें काफ़ी जल भराव हुआ है। सड़कें और गलियों में काफ़ी ज़्यादा मलबा है। घटना में जो लोग प्रभावित हुए हैं उन सभी को तहसील में लाया जा रहा है। उनकी रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। अभी कितने ही दिन बीते हैं जब 5 अगस्त को धराली में आपदा आई थी। पहाड़ों से खीर गंगा नदी के साथ इतना मलबा नीचे आया था कि धराली गांव को धरातल से मिटाकर चला गया। अब तक धराली में शवों की तलाश हो रही है। धराली में जिस जगह बड़े बड़े होटल और बिल्डिंग खड़ी थी, अब वहां सब कुछ मिट चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।